हाँ जी बेटा, नमस्कार। मैं अमन सर, गुरु कृपा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट से। जो हमारा पिछला लेक्चर था बेटा, लेक्चर नंबर 7, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर था क्योंकि उसमें मैंने सिंगल सिंगल चीज़ को बड़ी डिटेल में डिस्कस किया है। जिन बच्चों ने मेरा वो वाला लेक्चर नहीं अटेंड किया है बेटा, सबसे पहले वो वाला लेक्चर अच्छे से देखिए क्योंकि आपको उसमें काफ़ी सारी डिटेल कंसेप्ट क्लैरिटी होने वाली है। उसके बाद फिर आप लेक्चर नंबर 8 को देखना तो आपको अच्छे से प्रैक्टिकल समझ आएगा। आइए देखते हैं बेटा, जो आज का समय है वो हम करने जा रहे हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ मिशनरी एजुकेशनल सोसाइटी फॉर द ईयर एंडिंग 31st of March 2016 प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड अ बैलेंस शीट। उन्होंने क्वेश्चन में बेटा हमसे दो चीज़ें मांगी हैं। एक उन्होंने बोला है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और दूसरा उन्होंने हमसे बैलेंस शीट मांगी है। ईयर एंड कौन सा है? 31st of March 2016। इसका मतलब है जो करंट ईयर है हमारा वो है 15-16। जो हमारा करंट ईयर है वो कितना है? 15-16 करंट ईयर है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन में हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉड ऑन गिवन है 20,250 का। ये बेटा ओपनिंग बैलेंस है। जो हमने लास्ट प्रैक्टिकल किया था उसमें हमें ओपनिंग बैलेंसेस नहीं गिवन थे, इसलिए हमने उसमें ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनाई थी। बट इस प्रैक्टिकल में हमने ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी है। कुछ एडजस्टमेंट्स होंगी बेटा, आगे जाके कुछ एडजस्टमेंट है इसकी, वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम इसको प्रैक्टिकल स्टार्ट करना शुरू करते हैं बेटा। आइए, एक हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये हमारे पास बन गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम एंड अमाउंट, डेबिट क्रेडिट। आइए, साथ ही साथ बेटा हम इसके साथ एक बैलेंस शीट बनाएंगे। एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी और एक बनेगी क्लोजिंग बैलेंस शीट। सो लिखेंगे बैलेंस शीट एज ऑन 31st of March 2016 विच इज करंट ईयर बैलेंस शीट। इसको हम क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बोल सकते हैं। इसी के साथ बेटा हम एक ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाएंगे। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो ओपनिंग बैलेंस शीट है वो हमारे क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, इसलिए हम उसको वर्किंग में बनाते हैं बेटा। ये हमारे पास बन गई बैलेंस शीट एज ऑन 1st April 15, यानी कि ओपनिंग बैलेंस शीट। आइए बेटा, सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसमें हमने बताया है कि बेटा टू बैलेंस ब्रॉड ऑन गिवन है क्वेश्चन में। टू बैलेंस ब्रॉड ऑन का मतलब है, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जो हमारी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है इट इज जस्ट लाइक ए कैश बुक। कैश बुक में भी डेबिट बैलेंस होता है, जो ओपनिंग बैलेंस होता है यहाँ पे वो उतना कैश हमारे पास पहले से ही पड़ा होता है। इसी तरह से रिसीट में हमारे पास जो टू बैलेंस ब्रॉड ऑन है ये पिछले साल के रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड किया गया है इस साल के ओपनिंग बैलेंस में। बात समझ में आती है? क्योंकि ये तो आप सभी जानते हैं जो पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं वो करंट ईयर के इस साल के ओपनिंग बैलेंसेस बन जाते हैं। सो
सबसे पहले हमें दिया है टू बैलेंस ब्रो डाउन, दिस इज कैश इन हैंड। जो ये कैश इन हैंड है क्योंकि ये पिछले साल से कैरी किया है, पिछले साल का क्लोजिंग है, यानी कि इस साल का क्या है ओपनिंग, तो हम इसको क्या डालेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट में रिकॉर्ड करेंगे। कौन सी बैलेंस शीट में? ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट में रिकॉर्ड करेंगे और यहां पर लिखेंगे कैश इन हैंड, अमाउंट इज 20,250 रुपये। हाँ जी बेटा, बात समझ में आती है। आइए उसके बाद गिवन है हमें क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन हमें 3 गिवन है बेटा, जिसमें करंट ईयर की जो सब्सक्रिप्शन है वो है 20,500 रुपीज़। इसका मतलब 15-16 की जो सब्सक्रिप्शन है 20,500 की, और जो इस साल में पिछले साल की सब्सक्रिप्शन रिसीव करी है 400 की। इसका मतलब ये वाली सब्सक्रिप्शन जो 400 की है ये हमें पिछले साल में रिसीव नहीं हुई थी, बट अगेन ये अक्रूवल कंसेप्ट पे बेस्ड बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सो हमने इसको पिछले साल की इनकम में रिकॉर्ड कर लिया है। इस साल में बेटा अगले साल की रिसीव हो गई 15-16 का ईयर का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं, उसमें हमने 16-17 की भी रिसीव हो गई है। ये वाली हमारे पास एडवांस सब्सक्रिप्शन है, ये हमने नेक्स्ट ईयर में रिकॉर्ड करनी है क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर से रिलेट करती है। आइए अब इसको हम डिस्क्लोज करेंगे। हम इनकम में सिर्फ करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन डालेंगे जो कि हमें दी है 20,500 रुपये। आइए बाय सब्सक्रिप्शन 20,500, इसके नीचे हम कुछ स्पेस छोड़ेंगे क्योंकि इसकी एडजस्टमेंट होती है बेटा। एडजस्टमेंट हम बाद में करेंगे, सबसे पहले हम जो हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर जो फिगर्स दिए हैं हम पहले वो रिकॉर्ड करेंगे। आइए ये जो 14-15 की सब्सक्रिप्शन है इसको मैं अभी आपको एडजस्टमेंट में उसके साथ समझाऊंगा बेटा। और जो ये इस साल में हमें अगले साल की सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गई है ये बेटा एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है विच इज़ रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। अगर ये नेक्स्ट ईयर से रिलेट करती है तो ये नेक्स्ट ईयर में ही रिकॉर्ड की जाएगी, इस साल में रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। सो इस साल में हमें ये रिसीव ज़रूर हुई है बेटा, लेकिन ये इस साल की इनकम नहीं है क्योंकि हमें ये एडवांस में इनकम रिसीव हो गई है, इसलिए ये हमारी क्या बन गई है, लायबिलिटी बन गई है बेटा। तो इसको क्या लिखेंगे हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में, क्या लिखेंगे प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन, प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन। हाँ जी बेटा, एंड द अमाउंट इज 600 रुपीज़। ये वाली बेटा 600 रुपये की अमाउंट है ये। इसके बाद आइए डोनेशन जो दी है हमें 5,400 रुपीज़ की, इसमें कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है कि डोनेशन कौन सी है, स्पेसिफिक या जनरल। अगर हमें एडजस्टमेंट में गिवन होगा कि इसको कैपिटलाइज करना है तो कैपिटलाइज कर देंगे, अदरवाइज हम इसको इनकम में ही रिकॉर्ड करेंगे। हम अभी इसको इनकम में रिकॉर्ड कर रहे हैं बाय डोनेशन 5,400 रुपीज़। इसको भी हम इनर कॉलम में लिख देंगे, अगर कोई एडजस्टमेंट हुई तो हम कर देंगे बेटा। सेल ऑफ वेस्ट पेपर, ये भी बेटा कोई वेस्ट पेपर है, रद्दी जिसको बोलते हैं, उसको हमने बेच दिया तो उससे जो पैसा मिला वो भी इनकम हो गई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। सेल ऑफ वेस्ट पेपर एंड द अमाउंट इज 450 रुपीज़। इसकी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होती। सेल ऑफ ड्रामा टिकट, दिस इज ऑल्सो एन इनकम बाय सेल ऑफ ड्रामा टिकट।
अमाउंट इज 9500 रुपीज़। इसके बाद हम एक्सपेंडिचर साइड में आते हैं बेटा। एक्सपेंडिचर में सबसे पहले हमें क्या दी है, सैलरीज दी है बेटा। सैलरीज कितनी है, 6000 रुपीज़ की। आइए एक बार देख लेते हैं कि हमें क्वेश्चन में कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स गिवन है। आइए, सबसे पहले जो हमें एडजस्टमेंट गिवन है वो है सोसाइटी हैज़ 250 मेंबर्स ईच पेइंग 100 पर एनम। ये मेंबर्स दिए हैं हमें, उसके हिसाब से एक मेंबर 100 रुपीज़ सब्सक्रिप्शन दे रहा है। ये सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट है। 500 स्टिल इन एरियर फॉर 2014-15, ये एरियर की एडजस्टमेंट है। एक हमारे पास एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट की, डिपॉजिट्स पे जो है, एक है रेंट की, एक है सैलरी की। तो सैलरी की हमारे पास एडजस्टमेंट है तो हम उसके लिए स्पेस छोड़ देंगे। 4 एडजस्टमेंट्स ही हैं बेटा, ध्यान से देखना। सैलरी की एडजस्टमेंट थी, उसके लिए मैंने स्पेस छोड़ दी है बेटा। उसके बाद है मिसलेनियस एक्सपेंसेस। मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं हमारे पास 700 रुपीज़ के। इसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंसेस के बाद आता है पोस्टेज एंड प्रिंटिंग। वो भी हमारा खर्चा है बेटा, पोस्टेज एंड प्रिंटिंग। अमाउंट इज 1500 रुपीज़। इसके बाद आता है बेटा एक्सपेंसेस ऑन ड्रामा। हमने जो ड्रामा टिकट सेल की थी वो 9500 रुपीज़ की सेल की थी, वो हमारी इनकम थी। और जो इस ड्रामा पे हमारे एक्सपेंसेस हुए हैं वो हम एक्सपेंडिचर साइड में रिकॉर्ड करेंगे। वो है बेटा 4500 रुपीज़ के। इसके बाद बेटा आता है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर भी हमारा खर्चा है बेटा। न्यूज़पेपर की अमाउंट है 1600 रुपीज़। इसके बाद स्कॉलरशिप है, वो भी खर्चा है। अमाउंट दी हुई है 8000 रुपीज़। इसके बाद बेटा लिटरेसी सेमिनार, दिस इज ऑल्सो एन एक्सपेंस। ₹6000। आई होप कि आपको थोड़ा सा अभी क्लियर हो रहा होगा कि जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हम सोल प्रोप्राइटर के अकाउंट्स बनाते थे +1 में, उनके खर्चे किस तरह के होते हैं और इनके खर्चे जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है इनके खर्चे किस प्रकार से होते हैं बेटा। इसके बाद है लाइब्रेरी बुक्स। बेटा बुक्स हमारा एसेट है। बुक्स क्या है बेटा, एसेट है। जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में जो बुक्स पड़ी हुई हैं वो बुक्स जो हैं वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, एसेट। क्योंकि बेटा ये इस साल की रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया है। अगर इस साल की रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया है, इसका मतलब हुआ ये हमने इस साल बुक्स परचेज की है। कभी भी ध्यान से सुनना, कभी भी हमें कोई एसेट्स ओपनिंग गिवन होंगे तो हमें वो एडजस्टमेंट में गिवन होंगे, कैश को छोड़कर। बाकी के जितने भी ओपनिंग एसेट्स हैं जो पिछले साल के बैलेंस शीट में रिकॉर्ड थे, उनके जो बैलेंसेस गिवन होंगे वो हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन होंगे। और जो हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट पे इन्फॉर्मेशन गिवन होती है वो करंट ईयर से रिलेटेड होती है बेटा। आइए, लाइब्रेरी बुक्स जो हैं 12,000 की, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं 1000 रुपीज़ के। लाइब्रेरी बुक्स को मैंने अभी रिकॉर्ड करना था, उसको मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट में इधर रिकॉर्ड करूंगा। लाइब्रेरी बुक्स अमाउंट थी हमारी 12,000 रुपीज़। इसके नीचे भी हम छोड़ देते हैं लाइन बेटा,
क्योंकि अगर इस पे डेप्रिसिएशन हुई तो लगा देंगे। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस वो एक्सपेंडिचर में आएंगे। टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस वो है हमारे पास 1000 रुपीज़ के। इसके बाद आता है बेटा रेंट। रेंट जो है वो भी क्या है, एक एक्सपेंस है बेटा, क्योंकि वो भी हमने पे करना है। टू रेंट। रेंट दिया है हमें 3000 रुपीज़ का। इसकी भी एडजस्टमेंट थी तो हमने इसको रिकॉर्ड कर दिया। बैंक डिपॉजिट्स, जो बैंक डिपॉजिट्स हैं वो हमारे क्या है, एसेट्स। वो कितने हैं, 10,000 रुपीज़ के, क्योंकि बैंक में जो हम पैसा जमा करते हैं वो क्या होता है बेटा, हमारा एसेट होता है। इसके रिलेटेड भी एडजस्टमेंट थी इंटरेस्ट की। और इसके बाद हमें जो दिया है वो क्लोजिंग बैलेंस दिया है कैश का, दिख नहीं रहा शायद। क्लोजिंग बैलेंस दिया है हमें 2800 रुपीज़ का। कैश इन हैंड 2800 रुपीज़। हाँ जी बेटा, ये जो हमारे पास अभी तक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने जहाँ जहाँ पर इन्फॉर्मेशन जानी थी वहाँ वहाँ मैंने उसको रिकॉर्ड कर दिया है। देखिए ये सारे हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया इन्फॉर्मेशन, और जो इन्फॉर्मेशन बैलेंस शीट से रिलेटेड थी उसको मैंने क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर दिया है। आइए बेटा हम अब इसकी एडजस्टमेंट्स करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास एडजस्टमेंट है वो है द सोसाइटी हैज़ 250 मेंबर्स ईच पेइंग 100 पर एनम। ₹500 इज स्टिल इन एरियर फॉर 14-15। वो कह रहे हैं कि सोसाइटी के कितने मेंबर्स हैं, सोसाइटी के हैं 250 मेंबर्स, और एक मेंबर जो सब्सक्रिप्शन पे कर रहा है वो है 100 रुपीज़ की। इसका मतलब है कि जो हमारी एक साल की इनकम है, अगर हमारे पास 250 मेंबर्स हैं और एक मेंबर 100 रुपये की सब्सक्रिप्शन पे करता है, तो हमारे पास जो इनकम आनी चाहिए एक साल में वो है 25,000 रुपीज़ की। जबकि हमें जो इस साल में सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है वो है बेटा 20,500 रुपीज़ की। इसका मतलब ये हुआ कि जो बाकी की सब्सक्रिप्शन है वो अभी तक हमें रिसीव नहीं हुई है, क्योंकि हम अक्रूल कंसेप्ट पे बेस्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं बेटा। तो हमने क्या करना है, हमने इनकम को तो पूरी ही रिकॉर्ड करना है जो कि है 25,000 की, और जो पैसे हमें रिसीव हो गए हैं इस साल में वो तो ठीक है, वो तो हम इनकम में कंसिडर करेंगे ही। साथ ही साथ जो पैसे हमें रिसीव नहीं भी हुए वो भी हम इस साल की इनकम में रिकॉर्ड करेंगे एज ए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बनेगी क्योंकि ये करंट ईयर से रिलेट करती है। बात समझ में आई? आइए अभी जो सब्सक्रिप्शन है वो है बेटा 25,000 रुपीज़ की, तो इसमें हम ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन। वो हमारे पास आई 4,500 रुपीज़ की। 4,500 रुपीज़ की 25,000 में से 20,500 रुपीज़ हमने डिडक्ट करे। जो बाकी के पैसे हैं वो हमें अभी तक मेंबर्स ने नहीं पे करे हैं, चाहे हमें उन्होंने नहीं भी पे करे हैं फिर भी हमारी ये करंट ईयर की इनकम है, तो हम इसको करंट ईयर की इनकम में रिकॉर्ड करेंगे।
क्योंकि ये हमें रिसीव नहीं हुए हैं, इसलिए बेटा ये हमारा एसेट बनेगा। और कब तक एसेट बनेगा बेटा, बना रहेगा हमारे पास बैलेंस शीट में, जब तक ये वाले पैसे हमें रिसीव नहीं होते बेटा। अगर ये पैसे हमें अगले साल में रिसीव होंगे तो अगले साल तक, जिस डेट तक हमारे पास, तो अगले साल तक कहने का मतलब है ये हमारे पास एसेट में रिकॉर्ड रहेगा, और जब हमें पैसे रिसीव हो जाएंगे ये हमारा एसेट खत्म हो जाएगा बेटा। बात समझ में आती है बेटा? आइए अगली एडजस्टमेंट दे, उसके साथ ही लिखा था 500 स्टिल इन एरियर फॉर 14-15। इसमें बेटा मैं आपको दो चीजें बताना चाहूंगा। सबसे पहले हम पीछे आते हैं, जो हमें 14-15 की सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई थी वो कितनी थी। हम कौन से ईयर का अकाउंट बना रहे हैं, 15-16 का। तो 15-16 में हमें 14-15 की सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई थी और वो अमाउंट थी हमारे पास 400 रुपीज़ की। ये मैंने आपको बोला था कि ये वाली चीज़ हम एडजस्टमेंट के साथ करेंगे। आइए अभी उन्होंने बोला है कि 400 रुपीज़ 400 रुपये हैं जो हमें अभी पिछले साल के रिसीव हुए हैं। पिछले साल के रिसीव होने का मतलब है कि लास्ट ईयर में ये हमारी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन थी और लास्ट ईयर में मैंने इसको एसेट में रिकॉर्ड किया होगा। लास्ट ईयर का मतलब है पिछले साल की बैलेंस शीट में। बट जो समझने वाली बात है वो इन्होंने साथ में एडजस्टमेंट में ये लिखा है कि 500 इज स्टिल इन एरियर फॉर 14-15। स्टिल इन एरियर का मतलब है कि अभी भी 14-15 के 500 रुपये लेने वाले पड़े हैं। ध्यान से सुनना बेटा, 400 रुपये हमें पिछले साल के रिसीव हो गए हैं और अभी भी 500 रुपये रिसीव करने वाले पड़े हैं बेटा। जहां पे लिखा आ गया 500 स्टिल इन एरियर। स्टिल का मतलब है कि अभी भी हमने 500 रुपये लेने हैं। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जो सब्सक्रिप्शन की अमाउंट है वो पिछले साल की जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन थी वो थी 900 रुपीज़। 900 कैसे होगी सर? 900 का मतलब है बेटा 400 रुपये जो हमें रिसीव हो गए हैं और जो अभी भी 500 रुपये लेने वाले पड़े हैं, और दोनों को ऐड करके हमारे पास कितनी अमाउंट बनती है, 900 रुपीज़ की। ये तो होगी बेटा एक बात। अब दूसरी बात जो है, अगर हमें एडजस्टमेंट में ये स्टिल वर्ड ना लिखा होता तो इसका मतलब होता कि यहां पर लिखा होता 500 वाज इन एरियर फॉर 2014-15। तब क्या होता बेटा अगर हमें ये स्टिल वर्ड ना लिखा होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है बेटा, इसमें काफ़ी बच्चे गलती कर देते हैं, इसलिए मैंने आपको बार बार इसको करवा रहा हूँ कि स्टिल इन एरियर का मतलब है कि 400 रिसीव हो गए हैं, 500 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। अगर यहाँ पे स्टिल वर्ड ना लिखा होता तो यहाँ पे लाइन होती 500 रुपीज़ वाज इन एरियर फॉर 14-15। तब हमने कैसे एडजस्टमेंट करनी थी इसकी कि 500 रुपये के एरियर हैं पिछले साल के, उसमें से 400 रुपये रिसीव हो गए तो बाकी कितने बचे, 100 रुपये बेटा। बात समझ में आई? अगर स्टिल वर्ड ना लिखा होता इसका मतलब है 500 रुपये पिछले साल के टोटल एरियर हैं और उसमें से 400 रिसीव हो गए, बाकी जो अभी भी बचे हुए हैं वो 100 बचेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा है कि 500 स्टिल इन एरियर। स्टिल का मतलब है अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो हम जो पिछले साल की बैलेंस शीट है उसमें हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन शो करेंगे। कितनी? जो पिछले साल में हमें रिसीव नहीं हुई थी वो थी 400 जो हमें इस साल में रिसीव हुई है, प्लस जो 500 जो अभी भी आउटस्टैंडिंग पड़ी हुई है। तो इसका मतलब है
900 की सब्सक्रिप्शन थी पिछले साल में जो हमें रिसीव नहीं हुई, और इस साल में हमें 400 रिसीव हो गए, तो हमारा जो एसेट है वो कितना खत्म हो गया, 400 रुपये का। जो अभी भी आउटस्टैंडिंग पड़ा हुआ है वो है 500 रुपीज, वो इस साल की बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। इस साल में सर हम क्यों रिकॉर्ड करेंगे ये? बेटा कि आपको पता नहीं है कि 900 रुपये की टोटल अमाउंट थी, उसमें से हमें सिर्फ 400 रुपये तो रिसीव हुए हैं, अभी भी 500 रुपये बचे हैं ना जो हमने रिसीव करने हैं। इसीलिए मैंने आपको क्या बोला था कि जितनी अमाउंट रिसीव होती जाएगी उतना हमारा एसेट खत्म होता जाएगा। तो हमारा एसेट अब कितना खत्म हो गया, 900 में से 400 रिसीव हो गए इस साल, तो बाकी के बचे 500 हम इस साल भी एसेट में रिकॉर्ड करेंगे। और साथ में हम लिख देंगे ये हमारे पास 14-15 की अभी भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पड़ी हुई है। सर हाँ जी बेटा, सर ये सब्सक्रिप्शन का क्या करेंगे हम? बेटा ये सब्सक्रिप्शन भी हमारे पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, ये करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है कि ये वाली जो सब्सक्रिप्शन हमने अभी तक रिसीव नहीं करी है, ये भी हमारे पास करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट में रिकॉर्ड की जाएगी। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4500, साथ में लिख देंगे हम ये 15-16 की आउटस्टैंडिंग है। अभी ये टोटल कितनी आउटस्टैंडिंग बन गई हमारे पास, 5000 रुपीज की, जो इस साल में हमारे पास अभी तक रिसीव नहीं हुए। उस 5000 में से 500 जो है पिछले साल के हैं जो अभी भी नहीं रिसीव हुए हैं, और जो 4500 रुपीज हैं वो करंट ईयर के हैं, क्योंकि वो करंट ईयर में हमें 25,000 रिसीव नहीं हुए, हमें 20,500 रिसीव हुए हैं। दिस इज ऑल अबाउट द सब्सक्रिप्शन एडजस्टमेंट। आइए बेटा हम अगली एडजस्टमेंट को देखते हैं। अगली एडजस्टमेंट है बेटा सेकेंड एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट एट द रेट 12% पर एनम हैज अक्रूड। अक्रूड का मतलब है ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड जो अभी भी हमें रिसीव नहीं हुआ, ऑन डिपॉजिट्स फॉर 6 मंथ्स। इसका मतलब है जो इंटरेस्ट था, हमने जो बैंक डिपॉजिट किया था इस साल में, जो बैंक डिपॉजिट की अमाउंट थी हमारे पास, ये रही बेटा, ये है बैंक डिपॉजिट की अमाउंट। बैंक डिपॉजिट कितने साल का किया था हमने, 3 साल का। जो हमारे पास अमाउंट थी इसकी वो थी 10,000 रुपये की अमाउंट थी। तो जो बैंक डिपॉजिट है यहाँ पर हमारे पास पड़ा हुआ है बैंक डिपॉजिट 10,000 का। वो कह रहे हैं एडजस्टमेंट में, वो बोल रहे हैं बेटा कि जो बैंक डिपॉजिट है उसका जो अभी भी इंटरेस्ट पेंडिंग पड़ा हुआ है जो हमें रिसीव नहीं हुआ, करंट ईयर का इंटरेस्ट जो हमें रिसीव हो जाना चाहिए था, अभी तक बैंक ने हमें वो इंटरेस्ट नहीं पे किया है बेटा। अगर नहीं पे किया है इसका मतलब ये थोड़ा ना है बेटा कि हम उसको इनकम में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि ये करंट ईयर की इनकम है तो इसको करंट ईयर की इनकम में रिकॉर्ड किया जाएगा। हालांकि वो हमें रिसीव नहीं हुआ है इसलिए वो हमारा एसेट बन जाएगा बेटा। बात समझ में आती है? आइए तो हम क्या करेंगे, इस साल की इनकम में उसको रिकॉर्ड करेंगे बाय अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड इंटरेस्ट जो डिपॉजिट्स थे हमारे पास वो थे 10,000 रुपीज के, और जो इंटरेस्ट था वो था 12% का, और जो अभी भी आउटस्टैंडिंग पड़ा हुआ है इंटरेस्ट वो कितना है, 6 मंथ्स का। 10,000 का 12% करेंगे इंटू 6/12 करेंगे बेटा। 10,000 का 12% हो गया 1200 रुपीज़, और 6/12 करा 10,000 का हो गया 12%, 1200 इंटू 6/12, ये बेटा हमारे पास आ गया 600 रुपीज़। ये देख लीजिएगा
10,000 का 12% इंटू 6/12, 600 रुपये जो हैं वो अभी भी हमारे पास क्या है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, जो अभी भी हमें रिसीव नहीं हुआ। अगर रिसीव नहीं हुआ है तो हम इसको इनकम में रिकॉर्ड करेंगे, चाहे ये हमें रिसीव नहीं हुआ है बेटा। और साथ ही साथ ये हमारा क्या बन जाएगा, एसेट बनेगा। तो इसको हम बैलेंस शीट में एसेट में भी रिकॉर्ड करेंगे एज एन एक्रूड इंटरेस्ट। अमाउंट आएगी बेटा 600 रुपीज़ की। हाँ जी बेटा, ये भी एडजस्टमेंट हो गई। अब जो तीसरी एडजस्टमेंट है वो है रेंट पेएबल की। रेंट पेएबल का मतलब है आउटस्टैंडिंग रेंट है जो अभी तक ड्यू हो चुका है लेकिन पे नहीं हुआ। पे नहीं हुआ, हमने पे करना था, हमने पे नहीं किया, बट खर्चा तो हमारा इसी साल का है ना, क्योंकि उन्होंने लिखा है रेंट पेएबल ₹500। अगर उन्होंने कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है पीछे, अगर हमें ओपनिंग वैल्यू की इंफॉर्मेशन दी होगी तो हमें साथ में वो डेट भी मेंशन होगी बेटा। अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं गिवन है जिसमें उन्होंने ओपनिंग डेट लिखी है तो वो हमारी क्लोजिंग ही मानी जाती है। तो जैसे जिस तरह से यहाँ पर लिखा है रेंट पेएबल इज 500, इसका मतलब है ये करंट ईयर का रेंट पेएबल है जो अभी तक पे नहीं हुआ है। अगर नहीं पे हुआ है तो हम इसको लायबिलिटी में रिकॉर्ड करेंगे, साथ ही साथ क्योंकि ये हमारा करंट ईयर का खर्चा है तो इसको करंट ईयर के एक्सपेंस में भी रिकॉर्ड किया जाएगा एज एन आउटस्टैंडिंग रेंट। ये बन गया ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट। अमाउंट थी बेटा 500 रुपये और टोटल अमाउंट आ गई 3500 रुपीज़ की। साथ ही साथ हम इसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी रिकॉर्ड करेंगे। आउटस्टैंडिंग रेंट अमाउंट इज 500 रुपीज़। ये आउटस्टैंडिंग रेंट आ गया। अभी जो लास्ट एडजस्टमेंट है वो है सैलरी की बेटा। सैलरी ₹2000 इज पेएबल फॉर 15-16। सैलरी फॉर 14-15 वाज इन एरियर फॉर 1500। मैंने आपको बताया था कि अगर हमें पिछले साल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी जो पिछले साल की डेट या उसका ईयर मेंशन किया जाएगा। तो अभी इन्होंने बोला है कि सैलरी जो 2000 की है वो पेएबल है 15-16 की। इसका मतलब 15-16 की सैलरी जो कि करंट ईयर की सैलरी है वो जो अभी तक नहीं पे की है वो इस साल का खर्चा है, तो इस साल में हम ऐड करेंगे, साथ ही साथ हम उसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी में रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद सैलरी फॉर 14-15 वाज इन एरियर फॉर 1500 रुपीज़। ये बेटा पिछले साल की आउटस्टैंडिंग सैलरी है जो हमने पिछले साल पे नहीं की थी, बट जो इस साल की सैलरीज पे करी हैं उसमें हम वो पे कर चुके हैं। जो इस साल की हमने सैलरी पे करी है 6000 रुपीज़ की, इस अमाउंट में ये वाली अमाउंट भी बेटा ऐड पड़ी हुई है। तो मुझे बताइए क्या ये हमारा इस साल का खर्चा है? जी नहीं, ये हमारा पिछले साल का खर्चा था और पिछले साल में तो हम इसको ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं और साथ ही साथ हमने इसको पिछले साल की बैलेंस शीट में लायबिलिटी में भी रिकॉर्ड किया होगा क्योंकि पिछले साल में हमने इसको पे नहीं किया था। इस साल की पेमेंट करी है 6000 की, इसमें ये 1500 रुपये की अमाउंट भी पिछले साल की जो आउटस्टैंडिंग थी वो हमने पे कर चुके हैं। तो हम इसको पिछले साल की बैलेंस शीट की लायबिलिटी में रिकॉर्ड करेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी जो 14-15 की थी 1500। सर क्या हम इसको इस साल की बैलेंस शीट में भी रिकॉर्ड करेंगे? नहीं बेटा, इस साल की बैलेंस शीट में कैसे रिकॉर्ड करेंगे? क्यों? क्योंकि बेटा जो हमें सैलरी हमने इस बार पे करी है 6000 की, इसमें वो 1500 रुपये की अमाउंट भी पे हो गई। अगर पे हो गई है वो अमाउंट तो हमारी लायबिलिटी, हमारी जो देनदारी थी वो तो ख़त्म हो गई। तो वो इस साल की बैलेंस शीट में कैसे आएगी? हाँ, ये पिछले साल की बैलेंस शीट में ज़रूर लायबिलिटी में आई थी, इसलिए हमने पिछले साल की बैलेंस शीट की लायबिलिटी में रिकॉर्ड कर दी है।
बट ये इस साल की बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। क्यों? क्योंकि ये पे हो गई है। और साथ में लिखेंगे यहाँ पर आउटस्टैंडिंग ओपनिंग। ओपनिंग का मतलब है पिछले साल की। ये 1500 मैंने इसमें से डिडक्ट किया। सर हमने ये डिडक्ट क्यों किया? बेटा क्योंकि हम इसको पिछले साल के खर्चे में रिकॉर्ड कर चुके हैं। चाहे हमने उस टाइम पे नहीं किया था, बट है तो ये पिछले साल का खर्चा था, तो पिछले साल में हमने इसको रिकॉर्ड कर दिया है। और हम बार बार एक ही खर्चे को कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं? अगर यही खर्चा मैंने पिछले साल रिकॉर्ड कर दिया था खर्चे में, तो इस साल में थोड़ी रिकॉर्ड करूंगा, हालांकि मैं इस साल में पे कर रहा हूं। बात समझ में आती है? आगे देखिए, सैलरी 2000 पेबल फॉर 15-16, ये करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग सैलरी है। चाहे हमने ये पे नहीं की है बेटा, फिर भी ये इस साल का खर्चा है, तो इस साल के खर्चे में वो ऐड की जाएगी। आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग लिख के 2000 रुपये की अमाउंट हम ऐड कर देंगे। वही चीज आ गई ना कि 2000 का खर्चा अभी तक नहीं पे हुआ, फिर भी मैंने इसको खर्चे में रिकॉर्ड करा है। अगर जब हम ये खर्चा अभी पे करेंगे, तब हम इसको खर्चे में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मान लीजिए हम ये खर्चा 2000 का अगले साल में पे कर रहे हैं, तो अगले साल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, बट अगले साल की बैलेंस शीट में भी नहीं आएगा लायबिलिटी साइड में, क्योंकि ये इस साल अभी तक नहीं पे करा है, तो इस साल की बैलेंस शीट में लायबिलिटी में रिकॉर्ड किया जाएगा। आइए यहां पे आ गया क्लोजिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सैलरी, अमाउंट इज 2000 रुपीज। लीजिए बेटा, ये हो गया हमारा सारी एडजस्टमेंट्स और सारी इंटरनल इंफॉर्मेशन की रिकॉर्डिंग। आइए अब हम सरप्लस या डेफिशिएंसी निकालेंगे, उसके बेस पर हम इसकी बैलेंस शीट मैच करेंगे। देखते हैं बेटा, सबसे पहले हमने क्या करना होता है, जो हमारे पास इनर कॉलम में हमने एडजस्टमेंट के लिए स्पेस छोड़ी होती है, अगर उसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई है तो हम उसके नीचे कुछ भी नहीं लिखेंगे या फिर नील लिख के वही अमाउंट को बाहर रिकॉर्ड कर देंगे। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर तो कुछ नहीं है। हाँ, 6000 में से 1500 माइनस किया और 2000 ऐड किया। 6000 माइनस 1500 जमा 2000, ये आ गया बेटा 6500 रुपीज़। इसी के साथ हमारे पास और कुछ नहीं है। आइए हम बेटा टोटलिंग करते हैं अब इसकी। सबसे पहले अमाउंट है 25,000 की, फिर आ गई 5400 की, उसके बाद आ गई 450 की, फिर आ गया 9500, फिर आ गया 600। ये सारी वैल्यूज़ को हमने ऐड कर दिया और इसका टोटल जो है वो हम इस साइड में लिख देंगे। टोटल आया हमारे पास 40950। एक बार हम इसका भी टोटल लगा के देखते हैं, शायद इसका भी ज़्यादा हो सकता है। 6500, 700, 1500, 4500, 1600, 8000, 6000, 1000 एंड 3500। इधर का आया 33,300। इसका मतलब ये साइड जो है वो हमारे पास ज़्यादा है। अगर हमारी इनकम ज़्यादा है तो हमारे पास क्या निकलेगा, सरप्लस निकलेगा। आइए 25,000, 5400, 450, 9500 एंड 600, ये आ गया हमारे पास 40950। और यही वाली अमाउंट इधर भी लिखेंगे। इसमें से सारी अमाउंट को, ये जो अमाउंट का टोटल किया है, एक एक करके ये वाली अमाउंट को हम डिडक्ट कर देंगे बेटा। ये सारी अमाउंट हमने डिडक्ट करनी है इसमें से। माइनस 6500, माइनस 700, माइनस 1500, माइनस 4500, माइनस 1600, माइनस 8000, 6000, 1000 एंड 3500। ये बेटा हमारे पास सरप्लस आ गया 7650 का।
अभी बेटा हमारे पास क्या निकल गया, सरप्लस निकल गया। इसके बाद हम बैलेंस शीट की तरफ आते हैं। बैलेंस शीट में हमने क्या करना है, सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस शीट की बात करेंगे। सर हम ओपनिंग बैलेंस शीट की बात पहले क्यों कर रहे हैं? बेटा क्योंकि हमें ओपनिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड फाइंड करना है, जो कि हमने उसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में आगे जाकर रिकॉर्ड करना है। आइए देखते हैं। 20,250 प्लस 900, ये हमारे पास आ गया 21,150। यही वाली अमाउंट इस साइड में भी आ जाएगी 21,150। इन दोनों को मैंने ऐड करा है बेटा। हाँ जी, बात समझ में आई। इसमें से ये 21,150 की अमाउंट थी, इसमें से ये वाला 1,500 रुपीज़ क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे। तो हमारे पास जो कैपिटल फंड आ गया, दिस वुड बी अवर बैलेंसिंग फिगर। ये जो कैपिटल फंड आया 19,650 का, इस कैपिटल फंड को हम क्लोजिंग में रिकॉर्ड करेंगे। यहां पर लिखेंगे कैपिटल फंड 19,650। ये जो पिछले साल के बैलेंस शीट में से हमें क्या फाइंड हुआ है, कैपिटल फंड। इस कैपिटल फंड को हम क्लोजिंग में रिकॉर्ड करेंगे और इस कैपिटल फंड में हम ऐड करेंगे सरप्लस, जो कि हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से फाइंड करा है। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले हमने सरप्लस फाइंड कर लिया है, उसके बाद हमने ओपनिंग बैलेंस शीट की तरफ चलना है। ओपनिंग बैलेंस शीट यानी कि पिछले साल की बैलेंस शीट, इसके सारे एसेट्स को टोटल करके उसमें से जो लायबिलिटी दी थी वो डिडक्ट कर दी। जो बैलेंस हमारे पास आया दैट इज अवर कैपिटल फंड। और ये वाला जो कैपिटल फंड है इसको हमने क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी में रिकॉर्ड करना है। साथ ही साथ इसमें हम सरप्लस ऐड करेंगे। कौन सा सरप्लस? ये जो 7,650 का है। आइए, इसमें मैंने 7,650 रिकॉर्ड कर दिया, तो ये हमारे पास अमाउंट बन गई 7,650। ये बन गई 27,300 रुपये। आइए, आई होप कि सारी एडजस्टमेंट भी हो गई, सब कुछ हो गया। अब बस हमने इसकी क्या करनी है, टोटलिंग करनी है बैलेंस शीट की। 27,300, 600, 500 और 2,000। 27,300, 600, 500, 27,300, 600, 500 और 2,000। ये हमारे पास आ गया 30,400। इसी तरह से एसेट भी रिकॉर्ड करेंगे। बुक्स की कोई एडजस्टमेंट नहीं थी तो हमने इसको बाहर आउटर कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया। तो हम ये सारी वैल्यूज़ को अभी ऐड करेंगे। 12,000, 10,000, 2,800, 500, 4,500 एंड 600। ये वाली अमाउंट आ गई हमारे पास 30,400 की। हाँ जी बेटा, ये जो कैपिटल फंड था यहाँ पे लेके गया। इसमें मैंने जो सरप्लस था वो ऐड करा। ऐड करने के बाद मैंने लायबिलिटी और एसेट का टोटल करा और हमारी बैलेंस शीट क्या आ गई, मैच कर गई हमारी बैलेंस शीट। So this is the way how to calculate the practical sum। ये बेटा वैसे अगर हम अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, ये 10 से 15 मिनट का ही सम है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता बेटा। अगर हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिकल्स को सॉल्व करेंगे बेटा, मेरे प्रैक्टिकल निकालने से मेरी ही प्रैक्टिस होगी, आपकी नहीं। आपकी प्रैक्टिस तभी होगी जब आप अपने प्रैक्टिकल्स अच्छे से पहले क्लास को अटेंड करेंगे, अच्छे से पहले सिंगल कंसेप्ट, एक भी कंसेप्ट नहीं आपका बचना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको वो समझ ना आया हो बेटा, क्योंकि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, मुझे कॉल करके मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए कि
सर हमें ये वाला डाउट आ रहा है, अगर आप मुझे कोई अपनी बुक में से कोई प्रैक्टिकल सम भेजिए, मैं उसको भी सॉल्व करूँगा आपके लिए, बट एफर्ट्स बेटा आपको ही करने पड़ेंगे। आप अपने एफर्ट्स लगाइए, मैं भी इधर से पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी हर क्वेरी का आपको अच्छे से जवाब दे सकूँ। ये बेटा लेक्चर आप अच्छे से देखना, अगर कोई डाउट हुआ, क्वेरी हुई तो मुझसे पूछना। धन्यवाद।